हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए हम लोग आपके लिए अभ्यास सीरीज़ लाए थे यूट्यूब पर। अब इस अभ्यास सीरीज़ में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमने बेसिक कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं थ्रू एमसीक्यूज़, जैसे कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, और इसके बाद हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है ये भी समझा था थ्रू जर्नल एंट्रीज़, और फिर हमने लेजर को भी समझा था, और यहाँ तक कि हमने ट्रायल बैलेंस को भी डिस्कस कर लिया है थ्रू द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। जो अकाउंटेंसी का काम है यही तो है ना, कि जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं बिजनेस में, उसको इन रिपोर्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना, जिससे कि वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ईजिली रीडेबल हो जाए। जो भी यूज़र्स हैं उनको अच्छे से डिसीजन लेने में हेल्प कर सके अकाउंटेंट। यही अकाउंटेंट का काम है और यही अकाउंटिंग करती है। फाइनल रिपोर्ट्स के फॉर्म में वो फाइनल अकाउंट्स को प्रेजेंट करती है यूज़र्स को, है ना। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं और फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। आज हम इसी के बेसिस के बारे में पढ़ेंगे थ्रू दी हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, और आज की क्लास पार्ट 1 है। इसकी काफ़ी सारी क्लासेस होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और आप नीचे यहाँ पे वीडियो के नीचे एक मूविंग बैनर देख पा रहे हैं। दिस इज़ अबाउट द गाइड बुक ऑफ योर यूपीएससी ईपीएफओ प्रिपरेशन। तो ईपीएफओ के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि सिलेबस क्या है डिकोडेड, और हायरार्की स्ट्रक्चर क्या है, ग्रोथ एवेन्यूज़ क्या है, उसके अलावा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पीवाईक्यूज़ और उनके डिटेल सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, विच इज़ योर गाइड बुक टू ईपीएफओ। अब इस गाइड बुक को आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया होगा, वहाँ पे क्लिक करना होगा, और ये फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए, कोई भी चार्ज इसके लिए नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक देख सकते हैं, वहाँ से इसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, और आज की जो वीडियो होगी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपको बेसिक समझते हुए चलना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो हमने देखा भी था ये, और अकाउंटेंसी में यही होता भी है कि सबसे पहले जर्नल एंट्री की जाती है, ठीक है, और उसके बाद वो एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है लेजर अकाउंट्स में, ठीक है। और लेजर में पोस्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। क्यों? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ट्रायल बैलेंस के जो भी बैलेंसेस होते हैं उनकी हेल्प से फिर फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट। ये सीक्वेंस है। तो आप आंसर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी है, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस एंड योर फाइनल अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में ओनली बैलेंस शीट। तो देखो, मैं आपको पहले एक बेसिक बता देता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो है, जो पॉपुलर स्टेटमेंट्स आती हैं वो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसमें बिजनेस का आप प्रॉफिट या लॉस देखते हो पूरे साल भर का बना के, और बैलेंस शीट आती है जहां आप असेट और लाइबिलिटीज लिखते हो एंटरप्राइज की, बिजनेस की। असेट मतलब रिसोर्सेज, लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, इस टाइम पे एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करती है, कितने असेट्स हैं उसके पास, कितने रिसोर्सेज है मतलब, और कितनी लाइबिलिटीज हैं मतलब कितने ऑब्लिगेशंस हैं। तो ये चीज़ बैलेंस शीट दिखाती है। और एक और स्टेटमेंट होती है जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये तीन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो हर बिजनेस को प्रिपेयर करने ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यही आपका आंसर भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये जो स्टेटमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, तो ये फाइनल अकाउंट्स हैं बिजनेस फर्म जो कि हैं प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में या पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में। अगर मैं कंपनीज की बात करूँ, जिसकी बात हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगर मैं उनके फाइनल अकाउंट्स की बात करूंगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो ये सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स नहीं रहती हैं,
इनके अलावा 2 और स्टेटमेंट्स रहती हैं। आप कहेंगे वो क्या है? तो मैं अभी बता देता हूँ, और ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन में ये 3 लिखा हुआ है और वो 5 लिखे हुए हैं, तो वो 5 वाला आंसर होगा। अगर 5 वाला ऑप्शन नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। अब बचे हुए 2 स्टेटमेंट जो होते हैं, जो कंपनीज में अप्लाई होते हैं, कॉर्पोरेटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म में अप्लाई नहीं होते हैं, वो कंपनीज में अप्लाई होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। वो 2 स्टेटमेंट कौन सी हैं? तो जो 4th स्टेटमेंट है हमारी, इन तीनों के अलावा जो 4th स्टेटमेंट होगी वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या है? चेंजेस इन इक्विटी। यहाँ पे क्या होता है कि पूरे साल भर में जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी इक्विटी में क्या चेंज आया है, उसका स्टेटमेंट बनता है। और जो 5th स्टेटमेंट है वो है नोट्स टू अकाउंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। जो बैलेंस शीट होता है, पीएल अकाउंट होता है, उसमें जो भी आप एंट्री करते हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अलग से नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट्स। तो वो होता है आपका एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो वो भी फिफ्थ क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। बात समझ में आती है? बट इस क्वेश्चन में आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना होता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल दैट इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड व्हाट? एक अकाउंटिंग पीरियड में ही आपको इनकम और उसके रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं, अलग अलग में नहीं करने हैं। प्रिंसिपल ऐसा जो बताता है कि इनकम आपने रिकॉर्ड की और उसके ही रिलेटेड एक्सपेंस उसी साल रिकॉर्ड करो, उसको पिछले साल या अगले साल रिकॉर्ड मत कर देना। ऐसे प्रिंसिपल को आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो मैचिंग प्रिंसिपल। बहुत ईजी है, ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट क्लास में, बट फिर भी इसका रिलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। कैसे है? क्योंकि जब आप पीएल बनाओगे, जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे डेबिट हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे आप इनकम लिख रहे हो तो इससे रिलेटेड एक्सपेंस को यहाँ लिखना पड़ेगा इसी साल, इसी स्टेटमेंट में। इसलिए ये क्वेश्चन वैलिड है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि जो भी आपने इनकम रिकॉर्ड की है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसको इसी साल रिकॉर्ड करोगे, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड मत करना या पीछे पहले ही रिकॉर्ड मत कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज कन्फाइंड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज व्हाट? लेजर ऑन कर दिया, आपको दिख रहा होगा, एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज कन्फाइंड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड। अब यहाँ पे बात हो रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। मतलब दोनों का बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ बड़े सिंपल वर्ड्स में, आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, यूपीएससी पीएफओ में क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल के अंदर लगभग मिल जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये फ्रीक्वेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, सैलरी हो गई, वेजेस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, डिवाइस का रेंट हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो रिकरिंग है नेचर में और डे टू डे ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए आप करते हो इन एक्सपेंडिचर्स को, और साथ ही साथ इनका जो बेनिफिट है वो आपको विद इन 1 ईयर मिल जाता है। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अब देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप असेट खरीदने में एक्सपेंसेस करते हो। जब आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो अपने बिजनेस की, मतलब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन कर रहे हो, फिर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो अपनी, जैसे थिएटर है आपके पास और आपने नंबर ऑफ सीट्स ही बढ़ा दी, तो ऐसे एक्सपेंडिचर का फायदा आपको फ्यूचर ईयर में मिलता रहेगा, क्योंकि आपने कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। तो आप असेट के फॉर्म में, फिजिकल असेट्स के फॉर्म में अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वहाँ आपके पास असेट आ रहा है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको समझ में आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझ में आ गया। अब ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो हैवी होता है, अच्छा खासा बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर ईयर्स तक मिलने वाला है। तो फिर कैपिटल और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी ऐसे ही था, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर ईयर्स के लिए मिलने वाला था। बट डिफरेंस दोनों में यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप फिजिकल असेट परचेज कर रहे थे, बट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई फिजिकल असेट आप नहीं खरीदते हो। ये एक्सपेंडिचर इस तरह का होता है कि इसका बेनिफिट आपको मल्टीपल ईयर्स तक मिलता है, बट आप कोई फिजिकल असेट परचेज नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल होगा एडवर्टीजमेंट, लार्ज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। तो ये एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको आने वाले कुछ साल तक मिल सकता है, 3 साल 5 साल तक, तो एक तरह का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आप एंट्री कैसे करते हो, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हो? जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया शुरुआत में उसको असेट मानोगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखोगे, बट हर साल कुछ ना कुछ पोर्शन उससे क्या करते रहोगे, पीएल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस हटाते रहोगे, क्योंकि जितने सालों तक बेनिफिट मिलने वाला है उतने सालों तक एक्सपेंस उसका रिकॉग्नाइज करके पूरे असेट को हटा दोगे। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये भी डायरेक्टली असेट में जाएगा बैलेंस शीट में, और उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन लगने वाला होगा वो हर साल डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पीएल अकाउंट में जाता है एज एन एक्सपेंस, डायरेक्टली पीएल का आइटम है ये, जो भी अपने सैलरी वेजेस वगैरह दिए हैं, रेंट पे किया, सीधे सीधे पीएल आइटम में, पीएल अकाउंट में एक्सपेंस में चला जाएगा, इनकम से माइनस करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन ने पूछ रहा है ऐसा एक्सपेंडिचर बताओ जिसका बेनिफिट एक करंट अकाउंटिंग पीरियड तक ही कन्फाइंड है, उस अकाउंटिंग पीरियड में ही उसका बेनिफिट मिल जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि एक साल में इसका बेनिफिट मिलता है, हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम पढ़ के आ चुके हैं पूरा, तो आपको बचाना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है। रेंट पेड फॉर ऑफिस, नो, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग है नेचर में, और कोई फिजिकल एसेट भी नहीं खरीद रहे हो आप इसमें। वेजेस पेड, नो। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ये मेंटेन कर रहे हो आप, बिल्डिंग को रिपेयर कर रहे हो ना, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ फर्नीचर, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर है। फिजिकल एसेट परचेज कर रहे हो जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर ईयर्स तक मिलने वाला है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, अ लार्ज एडवर्टीजमेंट कैंपेन दैट बेनिफिट्स फ्यूचर ईयर्स इज क्लासिफाइड एज व्हाट। मैंने आपको डेफिनेशन दे दी थी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी। तो आप ये गेस कर सकते हो, आप ये पता कर सकते हो, गेस क्यों करोगे, अब तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आंसर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आंसर नहीं है, रेवेन्यू लॉस आंसर नहीं है, आंसर इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। कोई फिजिकल एसेट नहीं है, बट ये लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर ईयर्स तक मिलने वाला है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, वाई वी आर कॉलिंग इट डिफर्ड। देखो, डिफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको आप आगे पोस्टपोन कर रहे हो। पोस्टपोन कर रहे हो इन द सेंस या पूरे एक्सपेंडिचर को एक साथ पीएल अकाउंट में डायरेक्टली एज एन एक्सपेंस नहीं रख रहे हो, एक साथ पूरे एक्सपेंस को अपने पीएल अकाउंट के एक्सपेंस में एक साथ नहीं रख रहे हो, इसको पोस्टपोन करते जा रहे हो, हर साल कुछ अमाउंट एक्सपेंस में रखते जा रहे हो इस टोटल अमाउंट का, इसलिए इसका नाम रखा गया है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप एक्सपेंडिचर को डिफर कर रहे हो फ्यूचर ईयर्स के लिए। ठीक है, लॉजिक समझ में आता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ शो होता है, बात हम कर चुके हैं। एज एन इनकम इन पीएल, नो, पीएल में तो शो होगा ही नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली शो होगा सीधे कहाँ, बैलेंस शीट में एज एन असेट। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। डायरेक्ट एक्सपेंस इन पीएल भी नहीं होगा क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आंसर है। और लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आपने असेट खरीदा है, वो असेट में जाएगा बैलेंस शीट में, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट। तो जस्ट लाइक द कैपिटल एक्सपेंडिचर वी हैव सीन, कैपिटल रिसीट भी वैसा ही है। जब भी आपकी कोई ऐसी रिसीट होती है जो बैलेंस शीट को इंपैक्ट करती है, अब बैलेंस शीट को कौन सी रिसीट इंपैक्ट करेगी, या तो आपने लोन लिया होगा, है कि नहीं, या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही होगी, या फिर आपका असेट कम हो रहा होगा। अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ रिकॉग्नाइज करते थे आप, बैलेंस शीट में करते थे ना। तो यही आइडेंटिफिकेशन आप कैपिटल रिसीट की लगाओ ना। ऐसा पैसा मिलना, इस तरह से कोई रिसीट होना जिसका इम्पैक्ट अगर बैलेंस शीट में पड़ेगा तो वो कैपिटल रिसीट है, और अगर उसका इम्पैक्ट पीएल अकाउंट में पड़ेगा तो वो रिवेन्यू रिसीट है। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपने सामान बेच के पैसा लिया, आपको रिवेन्यू मिला सामान बेच के अपना, तो ये तो पीएल का आइटम है ना, प्रॉफिट लॉस का आइटम है। प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में चला जाएगा वो एज एन इनकम। ये इनकम है भाई, आपने सामान बेचा है, आपकी इनकम है, तो वो कहाँ जाएगा भाई, क्रेडिट साइड में चला जाएगा पीएल के। तो ये तो सिंपली क्या है, इनकम है आपकी, जो आपने सामान बेच के पैसा मिला है। बट यहाँ पे आपको पहचानना है कि कैपिटल रिसीट क्या है, मतलब ऐसी रिसीट जो बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करेगी। कमीशन रिसीट बोला है, कमीशन रिसीट तो आपका पीएल का पार्ट है क्योंकि रेगुलर इनकम है। ये जो भी रेगुलर इनकम और एक्सपेंसेस है वो पीएल में जाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, आपको याद रखना है, तभी मैं बता रहा हूँ आपको। सेल ऑफ गुड्स अगेन इनकम है, रेगुलर इनकम है, ये भी पीएल का पार्ट बनेगा। पीएल का पार्ट वो सारे बनेंगे जो रेगुलर है,
जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। जो डे टू डे रिसीट्स होती हैं या जो रेगुलर रिसीट्स होती हैं, फ्रीक्वेंट रिसीट्स होती हैं, उनको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये फ्रीक्वेंट रिसीट्स हैं। लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक, लोन आपकी लाइबिलिटी होती है। जब आप लोन लेते हो 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ का, तो क्या वो पीएल अकाउंट में जाएगा? क्या उससे आप इनकम एक्सपेंडिचर पता कर पाओगे कि कितनी आपकी इनकम हुई साल भर की? नहीं, ये तो आपने उधार लिया है। उधार आपका लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। ये कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा आपके। और बैलेंस शीट में भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में आपके जाएगा लाइबिलिटी साइड में, है ना? कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में। और ये है आपका असेट साइड। यहाँ आप लोन लिखोगे तो ये बैलेंस शीट को इम्पैक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये कैपिटल रिसीट है। इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डी ऑप्शन है रेंट रिसीव्ड। अगेन ये भी आपका पीएल का आइटम है, प्रॉफिट लॉस का आइटम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट। तो जो हमने भी पढ़ा था रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, उसी के बेसिस पे है अगला क्वेश्चन। तो रेवेन्यू रिसीट आपको पहचानना है। फंड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, आपने शेयर्स इशू किए कह रहा है। अब भाई कैपिटल किसका पोर्शन होता है? कैपिटल तो बैलेंस शीट में आता है ना, लाइबिलिटी और कैपिटल एक साथ आते हैं। ये रेवेन्यू रिसीट का आंसर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। रेवेन्यू रिसीट वो होगा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको रिसीट्स मिलती हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ प्लांट और कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो क्या फंड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स आपका रेवेन्यू रिसीट है? जी नहीं। सेल ऑफ प्लांट, आपने प्लांट को सेल कर दिया है, क्या ये रेवेन्यू रिसीट है? ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? जी नहीं। कैपिटल इंट्रोडक्शन? जी नहीं। तो बचा क्या? एक ही बचा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट आपको रेगुलर बेसिस में मिलता रहता है। मंथली इंटरेस्ट भी होता है, क्वार्टरली इंटरेस्ट भी होता है। ये पीएल का आइटम है। इसका आइटम है, लिख दूं मैं? जब आप पीएल का अकाउंट बनाओगे, यहाँ डेबिट लिखते हो, यहाँ क्रेडिट लिखते हो, क्रेडिट साइड में आएगा यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आती हैं। मतलब जो आपके ऑपरेटिंग इनकम में से नहीं है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ये होता है जो आप जिस चीज़ का बिजनेस आप कर रहे हो। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की इनकम्स आपको मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। बैंक में एफडी किया आपने, उसका इंटरेस्ट मिला, वो भी तो आपकी इनकम ही है। तो वो पीएल के क्रेडिट साइड में आता है, रेवेन्यू रिसीट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपकी एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानी जाती है। ठीक, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो पॉज करके आपको ये खुद से रीड करना है, सारे ऑप्शंस भी रीड करने हैं और मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन पे। और आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट है, छोटा सा भी कुछ भी पूछना आपको या कुछ और क्वेश्चन भी पूछना हो, कोई भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, और इसका आंसर भी दे देना। फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है इस क्वेश्चन का। ठीक है, वीडियो पॉज करके। और आपको अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे पास आपके लिए 3 कोर्सेज हैं। पहला है टेस्ट सीरीज़, जहां आपको सारे कंपोनेंट्स के यूपीएससी ईपीएफओ में जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं सबके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड है टेस्ट सीरीज़ प्लस। अब इसमें अलग क्या है, जो यूपीएससी सीएससी बैकग्राउंड के हैं उनको मालूम होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन हैं ईपीएफओ में और आपके इसमें यूपीएससी सीएससी में। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको हटा के जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं उनकी अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, अगर आप यूपीएससी सीएससी बैकग्राउंड के हैं तो आपको बाकी टेस्ट सीरीज की ज़रूरत ना हो, क्या पता। तो आपको सिर्फ स्पेशल कंपोनेंट्स की टेस्ट सीरीज लेनी है, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, लेबर लॉस हो गया, ऑडिटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। अगर इन सब की टेस्ट सीरीज लेनी है तो आपके लिए टेस्ट सीरीज प्लस है। और अगर आपको पूरा कोर्स लेना है, मतलब कि आपको वीडियोज़ देखनी है, पूरी कॉन्सेप्ट वीडियोज़, नोट्स पढ़ने हैं, एकदम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है एंड तक, तो आपके लिए मास्टर कोर्स है। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, यहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्विजेज भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो बस अब आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।